वो टीचर स्कूल से एक्सपेल्ड हो चुका था, बस इसलिए क्योंकि उसने एक स्टूडेंट को पीटने में मदद की थी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। उसका नाम था थॉर और वो हिस्ट्री का सबसे पावरफुल सपोर्ट मेज था। फिर भी वो उसी टीम का हिस्सा था जिसने डेमन किंग को हराया था। 10 साल बाद उसे कचरे जैसा ट्रीट किया गया और विलन स्कूल में टीचर बनकर भी वो कभी रैंक में ऊपर नहीं उठ पाया। वजह ये थी कि सपोर्ट मैजिक मेजर्स के बीच बिल्कुल पॉपुलर नहीं थी, क्योंकि इसका काम बस दूसरों की बेबी सिटिंग और देखभाल करना था। उस साल क्लास में सिर्फ एक ही स्टूडेंट एडमिट हुई और वो स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक थी। स्कूल का प्रोडिजी माना जाने वाला बुली उसे लगातार तंग करता रहा ताकि वो उससे डेट करे, तो टीचर को बीच में आना पड़ा। जो लड़का प्रोफेसर थॉर को कचरा, बेकार और फ्री लोडर कह रहा था, वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन लड़की बीच में आ गई और उसने टीचर को न्योता दिया कि वो मिलकर एक ग्रुप बनाएं और मैजिक बैटल में उन्हें हरा दें। अगर वो हार गई तो उसे उस बेवकूफ से शादी करनी होगी, लेकिन अगर वो जीत गए तो वो लड़का दोबारा प्रोफेसर थॉर को तंग नहीं कर पाएगा। ड्यूल के दिन लड़की अटैक करेगी और प्रोफेसर बफ्स संभालेंगे। जैसे ही बैटल शुरू हुई, स्पेल कास्ट किया गया। बफ इतना जबरदस्त था कि लड़की को उसी पल एहसास हो गया कि फर्क कितना बड़ा था। उसे पहले से पता था कि इस प्रोफेसर की मैजिक नॉर्मल नहीं है। जल्दी ही उसने ओपोनेंट स्टूडेंट्स पर स्लोइंग डेबफ लगा दिया। जवाब में लड़के ने एक बड़ा सा फायरबॉल छोड़ा। तभी थॉर ने अपनी स्टूडेंट रैना की तलवार पर वाटर एलिमेंट बफ चढ़ा दिया। फिर एक ही वार में वो पूरी आग को पूरी तरह बुझा गई और पूरी ताकत से आगे बढ़ी। बैटल पहले ही खत्म हो चुकी थी। तथाकथित स्कूल का प्रोडिजी हार गया। जिन्होंने ये देखा उन्होंने कहा कि उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि रैना इतनी ताकतवर है, लेकिन असली सच्चाई इसके पीछे कुछ और थी। दिक्कत ये थी कि स्कूल का प्रिंसिपल सब कुछ देख रहा था और उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल भी दोस्ताना नहीं था। थोड़ी ही देर में थॉर प्रिंसिपल के ऑफिस में था। वो आदमी जो शुरू में शांत था, जल्दी ही मुंह से झाग निकालते हुए एक गुस्सैल चिहुआ हुआ जैसा दिखने लगा और बस इतना कहा कि थॉर को निकाला जा रहा है। संतुष्ट न होते हुए थॉर वजह पूछता है, खासकर इसलिए क्योंकि उसने खुद पहले ही इस इंसिडेंट की रिपोर्ट कर दी थी। लेकिन प्रिंसिपल कहता है कि अब वो सपोर्ट मैजिक के लिए बजट अलॉट नहीं कर सकते और साफ साफ कहता है कि उन्हें ऐसे सैलरी चोर की जरूरत नहीं जो किसी काम का नहीं। फिर भी एकेडमी के पास चलाने के लिए जरूरत से ज्यादा पैसा था, तो थॉर जानता था कि हेडमास्टर बस उसे निकालने का बहाना ढूंढ रहा है। गिब्बर्ट का बाप स्कूल का स्पॉन्सर था और उस लड़के के इन्वॉल्व होने वाले कॉन्फ्लिक्ट से उन्हें पैसों का नुकसान हो सकता था। जब मेज हेडमास्टर को स्टूडेंट्स के बुरे बर्ताव की याद दिलाता है तो हेडमास्टर गुस्से से उसे चुप रहने को कहता है। उसे लगता है विलेन एकेडमी अपने पुराने प्रिंसिपल से चिपके रहकर कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी, इसलिए उन्हें और फंड्स, इक्विपमेंट, स्टाफ और प्रेस्टीज चाहिए। थॉर पूछता है, क्या हर स्टूडेंट के साथ ट्रीटमेंट उसके पैसों पर डिपेंड करता है? हेडमास्टर इस ताने को अनदेखा करता है और साफ कर देता है कि थॉर निकाला जा चुका है और उसे तुरंत जाना होगा। यहाँ तक कि जब मेज आखिरी रिक्वेस्ट करने की कोशिश करता है तो उसे इग्नोर करके ऑफिस से बाहर फेंक दिया जाता है। हारा हुआ महसूस करते हुए गलियारे से गुजरते वक्त थॉर की मुलाकात रैना से होती है। लड़की उस दिन की मदद के लिए उसे थैंक्स कहती है और वो कहता है कोई बात नहीं। फिर वो उसे बताता है कि उसे निकाल दिया गया है। स्टूडेंट शॉक्ड हो जाती है और सोचती है शायद ये उसी की गलती थी, लेकिन थॉर समझाता है कि वो काफी समय से जाने के बारे में सोच रहा था। वो रैना का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि वो हमेशा उसकी क्लास में आती रही और उम्मीद जताता है कि वो किसी तरह उसकी मदद कर पाया हो, क्योंकि अगर वो चला जाए तो एकेडमी में रुकने की कोई वजह नहीं बचेगी। मेज तय करती है कि वो भी स्कूल छोड़ देगी, लेकिन थॉर उसे डांट देता है। कहता है ऐसा फैसला उसका शानदार भविष्य बर्बाद कर देगा। टीचर जानता है वो कितनी टैलेंटेड है, इसलिए उसे ग्रेजुएट करना चाहिए इससे पहले कि वो उसकी तरह नाकाम बन जाए। थॉर जब पास आता है तो रैना शर्मा जाती है, फिर बताती है कि उसे स्कूल छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उसने पहले ही इतने क्रेडिट्स कमा लिए हैं। थॉर हैरान है क्योंकि वो सिर्फ अपने दूसरे साल में थी। इसी बीच उसे लगता है रैना उसके बिना भी ठीक रहेगी क्योंकि वो बहुत जल्दी सीख लेती है। आखिरकार लड़की तय करती है कि वो अब उसे रोकने की कोशिश नहीं करेगी और वहां से चली जाती है। इसी बीच थॉर सोचता है क्या उसने जो सपोर्ट मैजिक सिखाई वो उसके किसी काम आएगी भी, भले ही थोड़ी सी ही सही। अगले दिन वो अपना सूटकेस उठाकर एकेडमी छोड़ने निकलता है, लेकिन उसे पता है उसके पास जाने की कोई जगह नहीं और जल्द ही पैसे भी खत्म हो जाएंगे। तभी अचानक रैना आ जाती है और सुनती है कि वो दुनिया घूमने के बारे में सोच रहा है जैसे पहले किया करता था। फिर स्टूडेंट उसे एक लिफाफा थमाती है और कहती है इसे इंपीरियल कैपिटल ले जाकर पैलेस गार्ड्स को दे देना। रैना की जान पहचान किसी ऐसे से थी जो
जो थॉर की बहुत इज्जत करता है, इसलिए उससे मिलना अच्छा आइडिया रहेगा और शायद वहां उसे नई नौकरी भी मिल जाए। शुक्रगुजार होकर वो लिफाफा ले लेता है और अपनी स्टूडेंट को अलविदा कहता है। इसी बीच लड़की मुस्कुराती है, आने वाले वक्त में उससे दोबारा मिलने का इंतजार करते हुए। कुछ दिन बीतते हैं और थॉर रॉयल कैपिटल पहुंचकर एम्परर हिनरिच से मिलता है। जैसा रैना ने कहा था, उसने वो लेटर सौंप दिया और कैसल में हर कोई उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, जिससे वो कंफ्यूज हो जाता है। थॉर समझ नहीं पाता कि उसे इतना खास ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है और सोचता है रैना का ये दोस्त आखिर कौन हो सकता है। बाद में उसे एम्परर हिनरिच से मिलने बुलाया जाता है। राजा कहता है कि वो कभी नहीं भूलेंगे कि कैसे थॉर और उसकी टीम ने डेमन लॉर्ड को हराकर दुनिया बचाई थी। घबराया हुआ थॉर कहता है कि उसने बस वही किया जो कोई भी उसकी जगह होता तो करता। उसकी विनम्रता एम्परर को हंसा देती है और वो कहता है थॉर जो चाहे इनाम में मांग सकता है। तो थॉर कहता है कि उसे रैना से एक लेटर मिला था और वो चिंतित है कि कहीं कुछ गलतफहमी तो नहीं हो रही। तभी एक औरत की आवाज जवाब देती है कि उसके साथ वैसा ही ट्रीटमेंट हो रहा है जिसका वो हकदार है। पता चलता है वो एलेना वॉनिस्टाड है, प्रिंसेस और रैना की दोस्त। एहसास होते ही थॉर झुककर माफी मांगता है क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि दोनों लड़कियां इतनी करीब हैं। एलेना उसकी ओवर द टॉप रिएक्शन पर हंस पड़ती है और उसे अपना नया कमरा दिखाने का सुझाव देती है। साथ ही प्रिंसेस उसके किसी भी सवाल का जवाब देने को तैयार है। एम्परर की इजाजत लेकर दोनों दूसरे कमरे में बात करने चले जाते हैं। थॉर बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिंसेस के साथ नॉर्मल रहना उसके लिए मुश्किल है। उसे शांत करने के लिए एलेना बताती है कि उसने एक बार उसे बचाया था और तभी से वो उसकी बहुत इज्जत करती है। प्रिंसेस चाहती थी कि आने वाले दिनों में वो उसे शहर घुमाए, लेकिन वो खुद बहुत व्यस्त थी। इतनी दयालुता देखकर थॉर को चिंता होती है कि कहीं वो उम्मीदों पर खरा न उतर पाए। तो एलेना कहती है कि उसने हमेशा रैना को उसकी सिखाई हुई क्लास की तारीफ करते सुना है। अपनी पुरानी स्टूडेंट को याद करके थॉर भावुक हो जाता है और खुशी के आंसू बहाता है। ये रिएक्शन प्रिंसेस को हंसा देता है। फिर वो सुझाव देती है कि प्रोटोगोनिस्ट कोर्ट मेज बन जाए। इस तरह वो अपनी मैजिक का इस्तेमाल एम्पायर की समस्याओं को सुलझाने में करेगा। बदले में उसे खाना, घर और एक अच्छी सैलरी मिलेगी। एलेना उसे महीने के 100 गोल्ड कॉइन ऑफर करती है और एडवांस में देने को भी तैयार है, जिससे थॉर हैरान रह जाता है कि उसे इतना इनाम मिलेगा। जाहिर है वो चिंतित है कि उसे किस तरह का काम करना पड़ेगा और जवाब में प्रिंसेस कहती है कि वो चाहती है वो उससे शादी करे। कंफ्यूज होकर प्रोटोगोनिस्ट को समझ नहीं आता क्या कहे। बाद में भले ही वो सोचता है ये शादी का प्रपोजल एक बेस्वाद मजाक था, थॉर कोर्ट मेजस की जॉब ठुकराने का इरादा नहीं रखता था। जब वो अपने नए कमरे की ओर जाता है तो उसे गलियारे में रैना इंतजार करती मिलती है। थॉर उसे देखकर हैरान है, लेकिन फिर समझ जाता है कि लड़की ने एकेडमी छोड़ने का फैसला कर लिया है। मेज बताती है कि उसके अच्छे ग्रेड्स आए थे और प्रोटोगोनिस्ट को टीचर के तौर पर बिना पढ़ाई करने का उसे कोई मतलब नजर नहीं आया। छू जाते हुए वो उसका शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसे उसी की सिफारिश की वजह से नई नौकरी मिली है। रैना कहती है सब ठीक होगा और वादा करती है कि वो हर काम में उसका साथ देगी। आखिर वो भी एक कोर्ट मेज है और बताती है कि वो अपनी स्किल्स निखारने ही एकेडमी गई थी, इसीलिए रैना अब से उसकी असिस्टेंट बनकर उसका साथ देने को तैयार थी। प्रोटोगोनिस्ट पूछता है उन्हें क्या करना होगा और मेज बताती है कि वो लिटरली कुछ भी हो सकता है, ये तो काम जैसा लगता भी नहीं। और रैना जल्दी से इसका दोष प्रिंसेस पर डाल देती है। मेजस रॉयल फैमिली की सेवा करते हैं और उनका लीड एलेना करती है। भले ही आखिर में उन्हें शायद ही कभी कोई ऑर्डर मिले, वो बस तब तक बैठे रह सकते हैं जब तक उन्हें कुछ दिया न जाए। रैना सुझाव देती है कि थॉर उसके साथ चलकर कोर्ट मेजस के कमांडर से मिले। दोनों ऑफिस की ओर जाते हैं और अंदर आने की इजाजत मांगते हैं और बेन जैक्सबर्ग उनसे मिलता है। मेज नए आदमी का परिचय कराती है, जिससे एक्टिंग कमांडर कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। उसने रैना को भी कभी नहीं देखा, लेकिन उसके कपड़ों पर लगे क्रेस्ट को देखकर कंफर्म कर लेता है कि वो टीम का हिस्सा है। बेन पूछता है इस गंदे से दिखने वाले आदमी को किसने हायर किया, और रैना कहती है ये प्रिंसेस थी, इसलिए वो डिवीजन कमांडर को नमस्ते करने आई है। वो रूकीज को जांचने का जिम्मा संभालता था, जबकि असली लीडर किसी मिशन पर गया हुआ था। रैना उसे प्रिंसेस के ऑर्डर न मानने के लिए ताना मारती है, जिससे बेन गुस्से में आ जाता है। एक्टिंग कमांडर दलील देता है कि किसी को भी टीम में ले लेना कोर्ट की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा सकता है। मेज पलटकर कहती है कि एलेना की बात न मानना क्राउन के खिलाफ ट्रीजन माना जा सकता है और जाने की तैयारी करती है। बेन गुस्से में चिल्लाता है कि थॉर बेकार दिखता है, लेकिन वो उसे अपना हुनर दिखाने का मौका देगा। लेकिन जब प्रोटोगोनिस्ट कहता है कि वो मैजिक में अच्छा है, तो एक्टिंग कमांडर जोर से हंस पड़ता है। भले ही उसके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है, वो आदमी अपना हुनर दिखाने का मौका मांगता है। अगर वो टीम के लायक नहीं निकला तो वो बिना कोई शिकायत किए चला जाएगा। इतनी जिद के आगे झुकते हुए बेन कहता है थॉर को हायरिंग एग्जाम देना होगा। थॉर खुश होकर शुक्रिया अदा करता है
और सम्मान में झुक जाता है। करीब 1 घंटे बाद सारे एग्जाम कैंडिडेट्स कोर्टयार्ड में जमा हो चुके थे। उनमें गिब्बल्ड भी था, बेन का बेटा, जिसे पूरा यकीन था कि वो कोर्ट मेजेस में जगह बना लेगा। जैसे ही लड़का थॉर को देखता है वो हैरानी से जम जाता है और डर के मारे कांपने लगता है। रैना का डरावना चेहरा देखकर वो बदहवास होकर अपने बाप की बाहों में भाग जाता है। एग्जाम देने की सारी मोटिवेशन खोकर गुस्से में बेन पूछता है प्रोटोगोनिस्ट ने आखिर गिब्बल्ड के साथ किया क्या था कि वो ऐसा हो गया। थॉर जवाब देता है कि एकेडमी में उनका बस एक छोटा सा ड्यूल हुआ था। आखिरकार टेस्ट शुरू होता है और बेन साफ कर देता है कि वो प्रोटोगोनिस्ट को खुद टेस्ट करेगा। कोर्ट मेजेस हर इंसान की स्पेशलिटी के हिसाब से काम बांटते हैं। चूंकि थॉर सपोर्ट मैजिक में अच्छा था, एक्टिंग कमांडर वेलगार को बुलाता है जो ऑर्डर का एक नाइट है। प्रोटोगोनिस्ट को एक रूकी स्वॉर्ड्सवुमन मिया के साथ टीम बनाकर वेलगार और बेन का सामना करना होगा। रैना इस आइडिया के खिलाफ है क्योंकि ये फाइट काफी अनफेयर होगी और एक्टिंग कमांडर जवाब में कहता है कि जीतना जरूरी नहीं। एक आह भरते हुए थॉर रूकी नाइट का अभिवादन करता है और रैना जल्दी से लड़की के बारे में एक छोटा सा परिचय देती है। मिया एक बैरन की बेटी थी, हाल ही में ई रैंक नाइट बनी थी, अपनी शील्ड चलाने में अच्छी थी, लेकिन उसे कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता था। थॉर रैना को इतना रूखा बर्ताव करने के लिए डांटता है, लेकिन नाइट कहती है सब ठीक है क्योंकि जो कहा गया वो सच ही था। उसके मुकाबले वेलगार डिवीजन में सबसे मजबूत था, कमांडर के साथ बराबरी पर, तो मिया समझ जाएगी अगर उसे निकाल दिया जाए। आखिर वो अपने माहिर साथियों के सामने बेकार थी और शायद ड्यूल में रुकावट भी बन सकती थी। इस पर रैना लड़की को दिलासा देती है, साफ करते हुए कि थॉर के साथ होने पर वो जीतेंगे। प्रोटोगोनिस्ट सहमत होता है, भरोसा दिलाते हुए कि अगर मेहनत की जाए तो वो एग्जाम पास कर लेंगे। इसी बीच बेदान अपने डरपोक बेटे पर चिल्लाता है, उसे रैना को देखकर कांपना बंद करने को कहता है। स्टैंड इन समझाता है कि गिब्बल्ड को उस बेकार मेज और रूकी नाइट का सामना वेलगार के साथ मिलकर करना है तो हारने का कोई चांस ही नहीं। इसके बाद बेटे का कॉन्फिडेंस लौट आता है और वेलगार मौके का फायदा उठाकर अपने ओपोनेंट्स को परखता है। भले ही वेटरन को मिया में पोटेंशियल दिखता है, वो जानता है थॉर के आसपास सावधान रहना जरूरी है। थोड़ी देर बाद बेदान ड्यूल शुरू करता है, समझाते हुए कि कोई भी पक्ष चाहे तो हार मान सकता है। रैना सोचती है कि वेलगार 2 ड्रैगन्स को हराने के लिए मशहूर था, ऐसे जीव जिन्हें इस दुनिया का सबसे ताकतवर माना जाता है, तो ये एक काबिल ऑपोनेंट था और बेदान को भी यकीन था कि नाइट उसके बेटे को जिता देगा। गिब्बल्ड फायर स्पेल कास्ट करने की तैयारी करता है और थॉर अपने पार्टनर से कहता है उसे संभालने दे। प्रोटोगोनिस्ट ऑपोनेंट की कास्टिंग को धीमा करके उसे बिखेर देता है, गिब्बल्ड को शॉक करते हुए। फिर वेलगार उन पर हमला बोलता है और थॉर तय करता है कि वो वेलगार को कमजोर करने के बजाय मिया की डिफेंस बढ़ाएगा। जब लड़की देखती है कि वेटरन की तलवार उसकी शील्ड से टकराती है तो वो घबरा जाती है, लेकिन हैरान भी होती है कि वो अटैक रोक पाई। थॉर जानता है वो अकेले ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी, तो वो पहले गिब्बल्ड को एक फुर्तीले लाइट स्पेल से गिराने का फैसला करता है। लड़का जमीन पर गिर जाता है, हारा हुआ, और बेदान एग्जाम रोकने के लिए चिल्लाता है, लेकिन रैना मैजिक से उसकी आवाज रोक देती है और बैटल जारी रहने देती है। इसी बीच प्रोटोगोनिस्ट इस बात से इम्प्रेस्ड है कि वेलगार कितनी तेजी से एक स्पेल को कास्ट होने से पहले ही बिखेर देता है। ये समझते हुए कि वो उस वॉरियर को कमजोर नहीं कर पाएगा, मेज मिया को मजबूत बना देता है ताकि वो मिलकर ऑपोनेंट पर अटैक कर सके। तलवारें टकराने से पहले थॉर अपने साथी की ब्लेड पर ग्रेविटी बढ़ा देता है, जिससे वेलगार के लिए डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। नाइट बिना रुके मिया को चकमा देकर सीधे प्रोटोगोनिस्ट के करीब पहुंच जाता है, उसे गिराने की कोशिश करते हुए, लेकिन उसकी तलवार एक आयरन बैरियर से टकराकर टूट जाती है। उस पल वेलगार को यकीन हो जाता है कि थॉर कोई मामूली इंसान नहीं और वो हार मान लेता है। वो मिया को उठने में भी मदद करता है और ड्यूल में इतनी मेहनत करने के लिए उसकी तारीफ करता है। जैसे ही नाइट्स वहां से निकलते हैं, रैना प्रोटोगोनिस्ट के पास आकर जीत की बधाई देती है, लेकिन बेदान तुरंत बोल पड़ता है कि एग्जाम अभी खत्म नहीं हुआ, साफ करते हुए कि एक और मैच होगा, क्योंकि वो उसके ऑर्डर माने बिना उसे मानने से इनकार करता है। थॉर उसकी मांग मान लेता है। भले ही रैना को ये पसंद नहीं, प्रोटोगोनिस्ट साफ कर देता है कि वो अपनी ताकत भी परखना चाहता है और जानना चाहता है क्या वो कोर्ट मेज बनने के लायक है। थोड़ी देर बाद उसका नया ओपोनेंट बैटलफील्ड पर आता है। वो लूना थी, असली कमांडर की बेटी। हालांकि वो उसे कमांडर के तौर पर इज्जत नहीं देती थी और चूंकि थॉर मजबूत ओपोनेंट नहीं लगता, लड़की बोर हो जाती है। बेदान जवाब देता है ये तो एक मामूली ओपोनेंट है और उसे थोड़ा एंटरटेन ही करेगा। उसके लिए लूना एक तंग करने वाली बच्ची थी, लेकिन उसकी मैजिक स्किल उसे कोर्ट के एलीट में शामिल करती थी। ये बेदान के लिए मौका था लूना और थॉर दोनों से एक साथ पीछा छुड़ाने का। इसी बीच लड़की प्रोटोगोनिस्ट का अभिवादन करने जाती है, हैरान होकर जब वो उसे एग्जाम की नई एग्जामिनर के तौर पर पहचान लेता है। थॉर बताता है कि वो उसमें एक अच्छे मेज का अनुभव महसूस कर सकता है, जिससे लूना खुद पर गर्व महसूस करती है। रैना मांग करती है कि लड़की खुद का सही परिचय दे और अगर वो
वो मैच्योर दिखना चाहती है तो पॉलाइट रहे। दोनों लगभग बहस शुरू कर देती हैं तो थॉर उन्हें शांत होने को कहता है। इस पर लूना थॉर की इज्जत में असिस्टेंट का ताना नजरअंदाज कर देती है। वो बताती है कि टेस्ट का अगला फेज उसका सामना करना है और बैटल तब खत्म होगी जब किसी एक का स्पेल दूसरे को लग जाए। दोनों मेजेस एरिना में उतरकर तैयार होते हैं, लेकिन थॉर इतनी तेजी से एक अटैक छोड़ता है कि लूना को उसे देखने का मौका भी नहीं मिलता, वो सीधा उसे लग जाता है। रैना मैच का अंत घोषित करती है, जिससे मेज गुस्से में आ जाती है। वो दोबारा राउंड की मांग करती है क्योंकि उसने गार्ड नीचे कर लिया था। वेदांत लूना का साथ देता है और थॉर मान जाता है। वो ये टेस्ट अनफेयरली पास नहीं करना चाहता, तो मैच दोबारा होता है और दोनों मेजेस एक ही वक्त पर अटैक करने की तैयारी करते हैं। थॉर जानता है लूना को हराना भी वेलगार जितना ही मुश्किल होगा, क्योंकि वो उसे कमजोर नहीं कर सकता। कई एलिमेंट्स में उसकी ऑफेंसिव टेक्निक्स उस लड़की के बड़े टैलेंट का सबूत थी, जो प्रोटोगोनिस्ट को एक पुराने दोस्त की याद दिला देती हैं। वो दोस्त थॉर के साथ ही मैजिक सीखा करता था, लेकिन जल्दी ही उससे आगे निकल गया था। प्रोटोगोनिस्ट को इस याद से जल्दी ही फ्रस्ट्रेशन और जलन होने लगती है, इस डर से कि अगर भविष्य में उन्हें किसी खतरे का सामना करना पड़ा तो क्या होगा। तो उसने खुद को इतना पढ़ा कि टीम पर बोझ न बने और अपनी सपोर्ट मैजिक को निखारे, लेकिन आखिर में जो वो कर पाया उस पर उसे कोई गर्व महसूस नहीं होता। थॉर खुद को यादों में खो जाने के लिए डांटता है और समझ जाता है कि लूना फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि उसका ओपोनेंट उसका हर एक अटैक पढ़ लेता है। इसी हिचकिचाहट की वजह से उसने प्रोटोगोनिस्ट को मौका दे दिया कि वो उसे बस एक सिंपल विन स्पेल से चौंकाकर हरा दे। रैना मैच का अंत घोषित करती है, जिससे लूना को समझ आता है कि वो अपनी ही एक ब्लाइंड स्पॉट की वजह से हारी। दूसरी तरफ थॉर राहत महसूस करता है कि उसने अपने बैटल एक्सपीरियंस की वजह से जीत हासिल की। अगर ये ताकत की लड़ाई होती तो उसका ओपोनेंट उसे कुचल देता। जब सबका ध्यान दोनों मेजेस पर था, बेन लूना के ऊपर एक स्पेल कास्ट करने का मौका उठा लेता है। थॉर सबसे पहले कुछ गलत होने का एहसास करता है और लड़की की ओर दौड़ता है। उसे कहता है जो पकड़ रखा है उसे छोड़ दे। कंफ्यूज होते हुए भी लूना वैसा ही करती है और अपनी स्टाफ छोड़ देती है, उसे बेन के स्पेल से नष्ट होते देखते हुए, जबकि प्रोटोगोनिस्ट उसे खींचकर सुरक्षित कर लेता है। वो चेक करता है कि लड़की ठीक तो है, जिससे लूना शर्मिंदा हो जाती है क्योंकि इतनी देर तक वो उसकी बाहों में थी। नीचे उतरते ही लूना साफ कर देती है कि वो अगली बार थॉर को हराएगी और भाग जाती है। इसके बावजूद बेन प्रोटोगोनिस्ट को मानने से इनकार करता रहता है। तभी अचानक नाइट्स का एक ग्रुप आकर एक्टिंग कमांडर को इंपीरियल ऑर्डर के तहत अरेस्ट कर लेता है। उस पर पब्लिक पैसे चुराने, मैजिक एकेडमी में दखलंदाजी करने और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने का आरोप था और उसे हिनरिच के सामने ट्रायल में लाया जाएगा। बाकी सब बेन को नाइट्स के हाथों घसीटा जाता देखते हैं, बुरा महसूस करते हुए। इसके साथ रैना इस टॉपिक को छोड़कर थॉर की एग्जाम में जीत का जश्न मनाने की ओर मुड़ जाती है। उसने टेस्ट सफलतापूर्वक पास कर लिया और टीम में जगह पाने की क्वालिफिकेशन कमा ली, जिससे थॉर की असिस्टेंट को गर्व होता है। बाद में प्रोटोगोनिस्ट अपने कमरे में लौटकर थोड़ा आराम करने लेट जाता है। अचानक कोई दरवाजा खटखटाता है और अंदर आने की इजाजत मांगता है। ये एलेना है, बेन के रूखे बर्ताव के लिए माफी मांगने आई है। इस विजिट से शॉक्ड होकर प्रोटोगोनिस्ट घुटनों पर बैठकर उसका स्वागत करने दौड़ता है। प्रिंसेस उसकी इस रिएक्शन से चौंक जाती है और थॉर जल्दी से उसे बैठने का न्योता देता है। दोनों एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करते हैं। प्रोटोगोनिस्ट कहता है वो जितने टैलेंट से मिला उससे इम्प्रेस्ड है। एलेना दूर से ही फाइट्स देख रही थी और एरिना में उसकी परफॉर्मेंस से खुश थी। इस तारीफ से थॉर घबरा जाता है, इतनी सिंपल बात पर शर्मिंदा महसूस करते हुए। प्रिंसेस मेज से कहती है इतना मॉडेस्ट न बने और अपनी काबिलियत को भी माने। जल्दी ही वो तय करती है कि निकल जाए ताकि उसे परेशान न करे और उससे कहती है जरूरत पड़ने पर रैना पर भरोसा करे। आखिर उसने खुद ही स्वेच्छा से थॉर की हर जरूरत में मदद करने का जिम्मा लिया था। जब एलेना जाती है, प्रोटोगोनिस्ट थोड़ा रोता है, इस बात से भावुक होकर कि रैना उसे एक टीचर के तौर पर कितना महत्व देती है। उसे तब चिंता होती है जब उसे प्रिंसेस का वो प्रपोजल याद आता है कि वो शादी करें, और उसे देर से एहसास होता है कि वो इतना डिस्ट्रैक्ट था कि उसे पता ही नहीं चला कि रैना उससे बात करने कमरे में आ चुकी है। असिस्टेंट उसकी जीत का जश्न मनाना चाहती थी तो वो घर की बनाई हुई केक लेकर आई थी। दोनों साथ बैठकर खाते हैं और उस पल थॉर अपनी पुरानी स्टूडेंट की दयालुता को पहचानता है। उसी वक्त वो सोचता है कि साथ काम करने के बाद रैना उसे इतना ऊंचा दर्जा देना बंद कर देगी। शायद उसे एहसास हो जाए कि प्रोटोगोनिस्ट उतना अच्छा नहीं जितना दूर से लगता है। ये सोचकर वो उदास हो जाता है और थॉर अपनी असिस्टेंट से वादा करता है कि वो काम में पूरी मेहनत करेगा। जवाब में रैना कहती है कि वो पहले ही काफी कुछ करता है, जो उसे फिर से भावुक कर देता है। रात को एलेना दिन का काम खत्म करती है और नौकर उसे बताता है सोने का वक्त हो गया। फिर भी वो एक नोटबुक निकालकर थॉर की तस्वीर बनाती है, अपने पुराने टीचर
टीचर की तारीफ करते हुए और उसके बारे में डायरी में लिखते हुए। एक हिस्सा उसका तब भी जलन महसूस करता है जब उसने उसे लूना को बाहों में थामे देखा था। प्रिंसेस सोचती है कि एलेना और लूना में से थॉर किसे चुनेगा, हालांकि वो जानती थी कि दोनों एक ही इंसान हैं। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वो उसे वो खुशी दिला सके जिसकी वो हकदार है, और बेशक वो उससे शादी करना चाहती थी तो वो उसे जीतने के लिए मेहनत करेगी। अगले दिन लोग गॉसिप करते हैं कि थॉर ने वेलगार को हरा दिया। ये कुछ चिड़चिड़ा करने वाली बात थी, लेकिन वो चाहता था कि भविष्य में उसकी रेप्यूटेशन बेहतर हो। तो प्रोटोगोनिस्ट रैना से कहता है कि उसके लिए कोई काम ढूंढे। वो बस यूं ही बैठे रहने से बेचैन था और खुद को बेकार महसूस कर रहा था। रैना अपने पुराने प्रोफेसर पर हंसती है और एक नोटिस बोर्ड के बारे में बताती है जहां से कोर्ट मेजेस और रॉयल गार्ड ऐसे टास्क्स उठा सकते हैं जिन्हें एडवेंचरर्स सुलझा नहीं पाए। आमतौर पर ये मुश्किल या बोरिंग मिशंस होते थे जो कम रिवॉर्ड के लायक भी नहीं होते थे। कुछ जल्दी वाले लग रहे थे और थॉर को एक दूर के गांव से आया नोटिस दिलचस्प लगता है। पिछले कुछ सालों में फसलें जहरीली हो रही थीं, लेकिन लोगों को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। प्रोटोगोनिस्ट तय करता है कि वो गांव जाकर उन लोगों की मदद करेगा। कोर्ट में कुछ लोग गॉसिप करते हैं कि थॉर इस मिशन में कामयाब नहीं होगा, जिससे रैना नाराज हो जाती है, लेकिन थॉर उससे कहता है इस बारे में चिंता न करे, वो झगड़ा मोल लेना नहीं चाहता। 2 घंटे बाद दोनों मेजर्स गांव पहुंचते हैं और गांव वाले उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। गांव का मुखिया ग्राबा रिक्वेस्ट स्वीकार करने के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है और उन्हें जहरीले खेतों तक ले जाता है। ग्राबा बताता है कि ये हवा, पानी या मिट्टी की समस्या नहीं थी। कुछ गांव वाले मानते थे कि उन्होंने पवित्र पेड़ को नाराज कर दिया है, इसलिए वो रोज माफी मांगते हुए उसकी पूजा करते हैं। थॉर हैरान है ये देखकर कि पेड़ अपने आसपास फैले जहर के बावजूद बिल्कुल स्वस्थ है। ग्राबा और रैना की उम्मीदों का दबाव महसूस करते हुए भी प्रोटोगोनिस्ट खेतों को शुद्ध करने की कोशिश करता है। शुरुआत में जहर गायब हो जाता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद वापस आ जाता है। इसी के साथ ग्रुप को पता चलता है कि कंटेमिनेशन का स्रोत खुद वो पवित्र पेड़ ही है। ग्राबा बताता है कि वो पेड़ 2000 साल से ज्यादा पुराना एक स्पिरिचुअल सिंबल था। जिन ऑफिशियल्स ने इसकी जांच की उन्हें भी कुछ शक होने लायक नहीं मिला था। तो प्रोटोगोनिस्ट इजाजत मांगता है पेड़ के करीब जाने की और एक स्पेल इस्तेमाल करके जहर हटाने की। गांव के मुखिया की सहमति के साथ थॉर एक स्पेल कास्ट करता है जो शुरुआत में कोई रिएक्शन नहीं देता। अचानक जमीन से एक जड़ फूट पड़ती है और पेड़ का तना मुड़ने और बढ़ने लगता है, ये उजागर करते हुए कि ये असल में एक ट्रायंट है। ये एक मॉन्स्टर था जो तब पैदा होता है जब एक ड्राइड किसी शरीर पर कब्जा कर ले और इस जीव की ताकत उसके वेसल पर निर्भर करती है। लेकिन थॉर ने इतना बड़ा ट्रायंट पहले कभी नहीं देखा था। जब बैटल शुरू होने ही वाली होती है वो ग्राबा को एक्सेलरेशन मैजिक से गांव भेज देता है। वो रैना को पीछे हटने को कहता है, लेकिन लड़की लड़ने को तैयार रहती है और उसका साथ देती है। थॉर जानता है उसका साथ में होना बेहतर होगा क्योंकि ट्रायंट का सामना करना इस मिशन को एस रैंक बना सकता है। मेज जहरीली जड़ों की तरफ दौड़ती है और अपनी तलवार से उन्हें काट देती है। इसी बीच प्रोटोगोनिस्ट ट्रायंट को धीमा करने की कोशिश करता है। असिस्टेंट के रिफ्लेक्सेस कमाल के थे और किसी वजह से थॉर को नॉस्टैल्जिक महसूस कराते हैं। रैना मेज से सपोर्ट लेते हुए मैन बॉडी के करीब पहुंचने वाली थी। जल्दी ही ट्रायंट की डालियां हाथों की तरह हिलने लगती हैं और स्वॉर्ड्स वुमन के रास्ते में आ जाती हैं। उन्हें काटना मुश्किल था, तो प्रोटोगोनिस्ट रैना की ब्लेड को आग से रीइंफोर्स करता है। इस तरह लड़की उस जीव की जड़ों और डालियों को नष्ट कर पाती है। जब उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं होती, दोनों को एहसास होता है कि ट्रायंट पानी से आग बुझा रहा है। ये मॉन्स्टर काफी स्मार्ट था, तो प्रोटोगोनिस्ट तय करता है वो अलग स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। ज्यादा सवाल पूछने के बजाय रैना अपने पुराने टीचर पर भरोसा करती है और दोबारा अटैक करने की तैयारी करती है। वो जड़ों की तरफ दौड़ती है, इस फायदे का इस्तेमाल करते हुए कि वो धीमी थी। थॉर सोचता है शायद ट्रायंट उन पर हंस रहा है क्योंकि वो उन्हें कम आंक रहा है। जैसे ही जीव आग बुझाने के लिए पानी इस्तेमाल करने लगता है, थॉर रैना की तलवार का एन्चांटमेंट आइस में बदल देता है। एक मास्टर मेज के लिए भी इतनी जल्दी एन्चांटमेंट का एलिमेंट बदलना बहुत मुश्किल था। इसीलिए रैना को गर्व महसूस होता है कि इस फाइट में उसका पुराना टीचर उसके साथ है। कामयाबी से वो ट्रायंट के पानी को जमा देती है, उसकी हरकतों को भी रोकते हुए। इसके बाद बर्फ दोबारा आग में बदल जाती है, जिससे पेड़ पूरी तरह अंदर तक जल जाता है। रैना जानती थी वो अकेले उस मॉन्स्टर को हरा नहीं पाती और एक बार फिर वो थॉर की सपोर्ट मैजिक से हैरान थी। बैटल के आखिर में प्रोटोगोनिस्ट थक कर जमीन पर बैठ जाता है और अपनी असिस्टेंट की मेहनत की तारीफ करता है। थोड़ी देर बाद गांव वाले मॉन्स्टर की हार का जश्न मनाने आ जाते हैं। रैना सारा क्रेडिट थॉर को देने की कोशिश करती है, लेकिन वो तारीफ लेने से मना कर देता है। फिर थॉर ग्राबा से माफी मांगता है कि उसे पवित्र पेड़ को नष्ट करना पड़ा, लेकिन गांव का मुखिया कहता है कोई बात नहीं। सब कुछ संभल जाने से राहत महसूस करते हुए गांव वाले मिलकर पेड़ के बचे हुए हिस्से को काटने का काम पूरा करते हैं ताकि आग न फैले। ग्राबा को बुरा लगता है कि वो मेजेस को कोई सही इनाम नहीं दे सकता, तो वो कुछ बोरे राख और कोयले के देते हैं जो कैपिटल में दुर्लभ और कीमती सामान माने जाते हैं। गांव के पास इतना ही सामान बचा हुआ था कि वो अपना गुजारा कर सकें, तो उन्हें इतना देने में कोई ऐतराज नहीं था। एक आइडिया सूझते ही थॉर उनसे इजाजत मांगता है कि पवित्र पेड़ की राख का इस्तेमाल
करके फसलों पर स्पेल कास्ट करे। वो अपनी सबसे बड़ी स्पेशलिटी नेचर मैजिक से गांव की मदद करना चाहता था। चूंकि वो पवित्र पेड़ 2000 सालों से लोगों की रक्षा कर रहा था, थॉर मानता है कि वो लंबे वक्त से ट्रायंट के कब्जे से लड़ रहा था। आखिर में वो सच में उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था, जिससे गांव वाले खुद को और भी ज्यादा धन्य महसूस करते हैं। बाद में मेजस वहां से निकलते हैं और गांव वाले उनके किए काम की तारीफ करते हैं। अचानक ग्राबा को खबर मिलती है कि पवित्र पेड़ की राख से एन्चांट की गई फसलें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। सब हैरान हैं, इसे एक मिरेकल मानते हुए। घर लौटते वक्त रैना को बुरा लगता है कि इस काम का सारा क्रेडिट उसे मिल गया। आखिर उसकी योजना बतौर प्रिंसेस थी कि थॉर की रेप्यूटेशन सुधरे। अचानक प्रोटोगोनिस्ट उससे इतनी मेहनत कराने के लिए माफी मांगता है। उसे चिंता थी क्योंकि असिस्टेंट मिशन के बाद से उदास लग रही थी और रैना खुश हो जाती है। थॉर नोटिस करता है कि जब मेज कहती है वो थकी हुई है, प्रोटोगोनिस्ट तुरंत मैजिक से उसकी थकान दूर कर देता है। रैना जानती है थॉर की ताकत को पहचान मिलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और वो एक लॉर्ड बन जाएगा। उस तरह प्रिंसेस के पास उससे शादी कराने का एक परफेक्ट बहाना होगा। इसी बीच एक डंजियन में मिया एक फाइट में जूझ रही थी और उसे डर था कि शायद वो वहीं मर जाएगी। अगले दिन प्रोटोगोनिस्ट जम्हाई लेते हुए काम पर जाता है, जबकि रैना हमेशा की तरह एनर्जी से भरी हुई थी। 5 मिनट बाद वो भी थॉर द्वारा जल्दी निकाल दिए जाने पर आह भरने लगती है। गलियारों से गुजरते हुए वो देखती है कि वो आदमी रॉयल गार्ड हेडक्वार्टर की ओर जा रहा है और उसका पीछा करती है। थॉर दिन का मिशन बोर्ड चेक करने गया था और पाता है कि वो खाली है। हेडक्वार्टर में बाकी लोगों के मुताबिक बहुत सारे लोग एलेना को इम्प्रेस करना चाहते हैं, तो वो और मेहनत से काम करने की कोशिश करते हैं। कुछ इतने बेवकूफ थे कि उन्हें लगता था वो प्रिंसेस का हाथ भी मांग सकते हैं, जो थॉर को उस प्रपोजल की याद दिलाता है जो प्रिंसेस ने उससे पहले किया था। बातचीत के बीच एक नाइट बताता है कि लूना बहुत मेहनत से काम कर रही है। उसे एक जीनियस माना जाता था, लेकिन एक नौसिखिए से हारने पर वो फ्रस्ट्रेटेड थी। प्रोटोगोनिस्ट की तरह इसे नजरअंदाज करते हुए थॉर सोचता है वो दिन भर क्या करेगा, क्योंकि कोई मिशन उपलब्ध नहीं। फिर नाइट्स मिया और उसके कैप्टन बुलिस के बारे में बात करते हैं, जो एक रैंक सी डंजियन में गए थे। प्रोटोगोनिस्ट इसकी डिटेल्स पूछता है क्योंकि वो उस नौसिखिए का एहसानमंद है। उसे उम्मीद है वो बेवजह ही चिंता कर रहा है, लेकिन फिर भी जाकर देखने का फैसला करता है। बुलिस बिना तजुर्बे के अपनी टीम को डंजियन में ले गया था, सबको मुसीबत में डालते हुए। भले ही ये एक मिशन था जिसे गिल्ड संभाल सकता था, नाइट्स को इसे पूरा करने में मुश्किल होगी क्योंकि इसमें 20 एडवेंचरर्स पहले ही मारे जा चुके थे। ये जानकारी मिलते ही थॉर सपोर्ट मैजिक की मदद से बहुत तेजी से डंजियन की तरफ बढ़ता है। कुछ मॉन्स्टर्स ऐसे किले बना लेते हैं जो डंजियन कोर की रखवाली करते हैं और उसे कहीं मुश्किल जगह पर रख देते हैं। कोर तब तक डेमन रियल्म से मॉन्स्टर्स को बुलाता रहेगा जब तक कोई नाइट या एडवेंचरर उसे नष्ट न कर दे। हर एक के रैंक्स बेसिक होते थे और आमतौर पर कोई दिक्कत नहीं करते थे। जल्दी ही प्रोटोगोनिस्ट डंजियन के पास वाले गांव पहुंचता है, ये समझते हुए कि लोग वहां से जा चुके हैं। जैसे ही वो एंट्रेंस के करीब पहुंचता है, उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो अपनी मैजिक से देखने की कोशिश करता है कि वो कौन है। थॉर को एहसास होता है कि ये रैना है, जो शायद उसका पीछा इसलिए कर रही है ताकि जो कुछ हो रहा है वो प्रिंसेस को रिपोर्ट कर सके। ये उसे चिंतित कर देता है। आखिर अगर वो इस काम में नाकाम रहा तो उसे निकाले जाने का चांस था। तो प्रोटोगोनिस्ट खुद को संभाल कर डंजियन की ओर दौड़ता है, रैना की शिकायत को नजरअंदाज करते हुए कि वो इतनी तेजी से चलता है कि उसके साथ रह पाना मुश्किल है। डंजियन का एंट्रेंस एक छोड़ी हुई खदान के अंदर था। थॉर तैयार रहता है इस बात के लिए कि उसका रैंक अचानक बदल सकता है, क्योंकि ये कोई असामान्य बात नहीं। मैजिकल विजन इस्तेमाल करते हुए उसे मना के निशान और पुरानी लड़ाइयों के सबूत मिलते हैं। जल्दी ही मेज कई सारे जिंदा कवचों आर्मर्स से टकराता है और सोचता है क्या नाइट्स ने उन्हें जानबूझकर छोड़ दिया था। ये एक मॉन्स्टर था जो मरे हुए शरीर पर कब्जा कर लेता है, उसे जॉम्बी बना देता है और उसे हराना मुश्किल होता है। जब तक आप उसकी स्पिरिट को एक्सोरसाइज न करें, ये जीव बार बार वापस आता रहेगा। फिर थॉर आर्मर की हरकतों को रोकता है और उसे हराने के लिए होली मैजिक इस्तेमाल करता है। इसके बाद वो मिया की टीम को ढूंढना जारी रखता है। रैना, जो सब कुछ देख रही थी, अपने पुराने टीचर की होली मैजिक की स्किल से एक बार फिर इम्प्रेस्ड होती है। लड़की दूर से उसकी तारीफ करती रहती है और जानती है वो अकेले उस डंजियन को संभाल सकता है। रास्ते में थॉर सोचता है क्या मिया की टीम फाइट छोड़कर भाग गई, इतने सारे मॉन्स्टर्स को पीछे छोड़कर। स्प्रिट्स नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते थे, तो किसी को विजिबिलिटी मैजिक जानना जरूरी था। इसी बीच नाइट्स का एक ग्रुप जिंदा आर्मर्स को हराने में मुश्किल महसूस कर रहा था। सब हताशा में चिल्लाते हैं और एक दूसरे से बहस करते हैं। हालात से फ्रस्ट्रेटेड होकर बोल्ट बस अपने टीममेट्स को पीछे छोड़कर भाग जाता है और थॉर तुरंत मामला संभालने का फैसला करता है। वो एक ही मूवमेंट में सारे मॉन्स्टर्स को एक्सोरसाइज कर देता है और सबकी थकान दूर कर देता है। एक मेज बताती है कि मिया वक्त खरीदने के लिए पीछे रुक गई और प्रोटोगोनिस्ट उसे ढूंढने दौड़ता है। उसका एक हिस्सा यकीन करना चाहता था कि वो नौसिखिया ठीक है। आखिर वो शील्ड से डिफेंड करने में अच्छी थी। उसी वक्त मिया अपने ओपोनेंट्स का सामना करते हुए जूझती रहती है।
स्प्रिट्स के अटैक्स दिखाई नहीं देते थे और उनकी मदद के लिए कोई मेज भी नहीं था। वो थकती जा रही थी और डर रही थी कि शायद वो वहीं मर जाए। डर की वजह से लड़की रोने लगती है। फिर एक जानी पहचानी आवाज उसे पीछे से आ रहे अटैक को डोज करने को कहती है। नाइट वैसा ही करती है जैसा उससे कहा गया और थॉर की मैजिक से उसकी थकान दूर हो जाती है, हैरान होते हुए जब स्प्रिट्स अचानक दिखाई देने लगते हैं। प्रोटैगनिस्ट सबसे कहता है ये उस पर छोड़ दें, जबकि नाइट्स आर्मर के अटैक्स को बेअसर करते हैं। ग्रुप टीम की तरह काम करता है और मॉन्स्टर्स को एक एक करके हराने लगता है। जब तक रैना वहां पहुंचती है, फाइट पहले ही खत्म हो चुकी थी। थॉर रूकी की तारीफ करता है कि उसने अब तक अकेले हिम्मत से काम लिया। भले ही लड़की उसके बचाए जाने पर शुक्रगुजार है, वो पूछती है प्रोटैगनिस्ट वहां क्यों आया। वो समझाता है कि उसे मिया की चिंता थी, जिससे वो शर्मिंदा और भावुक हो जाती है। दूसरी तरफ थॉर इस पर ध्यान नहीं देता और बस ये चेक करता है कि वो चोटिल तो नहीं। रैना ये सीन देखकर राहत महसूस करती है कि उसे मदद नहीं करनी पड़ी और जाने का फैसला करती है। अचानक प्रोटैगनिस्ट नाइट के पैरों के नीचे राख के कुछ टुकड़े हिलते देखता है और उसे अगली फाइट के लिए तैयार रहने की चेतावनी देता है। राख दीवार में एक छेद के अंदर जाती है, शायद किसी और मॉन्स्टर को खिलाते हुए। थॉर को यकीन है कि वो जल्द ही डंजियन बॉस का सामना करने वाले हैं। शॉक्ड होकर मिया समझ जाती है कि वो एक डेथ ईटर का सामना करने वाले हैं, एक ऐसा मॉन्स्टर जो रैंक सी डंजियन के लिए बहुत ज्यादा ताकतवर है। वो सोचती है शायद वो भागने के लिए एक रास्ता बना सके और थॉर इस बात से इम्प्रेस्ड है कि वो शांत रहने की कितनी कोशिश कर रही है। प्रोटैगनिस्ट बताता है कि डंजियन कोर कमरे के पीछे है तो वो भाग नहीं सकते। कुछ मेहनत के साथ मिया डेथ ईटर के भारी वार को रोक देती है, जिससे मॉन्स्टर पीछे हट जाता है। थॉर समझाता है कि अभी डंजियन बॉस को छोड़ना मतलब और लोगों का मरना और खाया जाना होगा, जिससे जीव और ताकतवर बन जाएंगे। उसे यकीन है अगर वो मिलकर लड़ें तो जीत सकते हैं। लड़की मेज पर भरोसा करने और उसके ऑर्डर मानने का फैसला करती है। तो थॉर कहता है सबसे पहले उन्हें डेथ ईटर का क्लोक हटाना होगा, क्योंकि वो मैजिक और फिजिकल अटैक्स दोनों को झेलने में सक्षम है। चूंकि नाइट को अपनी स्टेमिना पर भरोसा है, उसे मैजिक से स्पीड बूस्ट दिया जाता है ताकि वो जीव को अपनी तरफ खींच सके। जब डेथ ईटर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, थॉर लड़की को दूर फेंके जाने से बचा लेता है। फिर वो उसे सलाह देता है कि कौन से वार रोकने हैं और कौन से चकमा देने हैं ताकि उसे चोट न लगे। मिया को वेलगार्ड से सीखी हुई कोई ऐसी ही बात याद आती है और वो डंजियन बॉस की हरकतों को पढ़ने लगती है। नाइट को यकीन हो जाता है कि वो जीत सकते हैं, अपने हुनर का ये दिखावा करके प्रोटैगनिस्ट को इम्प्रेस करते हुए। जल्दी ही डेथ ईटर लड़की पर अटैक करना छोड़कर थॉर को निशाना बनाता है, क्योंकि वो आसान टारगेट लगता है। लेकिन मिया मेज को चोट लगने नहीं देती और झट से अपनी शील्ड से उसे बचा लेती है। मौका पाते ही प्रोटैगनिस्ट डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर मॉन्स्टर पर वार करता है। डंजियन बॉस को चकराया छोड़ने के बाद भी मिया अपनी शील्ड से उसका ध्यान खींचती रहती है। दोनों मिलकर धीरे धीरे उसका क्लोक फाड़ते हैं, अगले वार में उसे खत्म करने के लिए तैयार होते हुए। मिया के इतने अटल होकर उसे बचाने पर थॉर होली मैजिक से मॉन्स्टर को एक्सोरसाइज करने की तैयारी करता है। जैसे ही डेथ ईटर नाइट की शील्ड पर वार करता है, प्रोटैगनिस्ट उस मौके का फायदा उठाकर बॉस क्रिएचर को खत्म कर देता है। वो नाइट से इतनी मेहनत कराने के लिए माफी मांगता है और मिया झट से साफ कर देती है कि वो मदद करके खुश थी। ये अफसोस की बात है कि इस दौरान थॉर की तलवार टूट गई और वो तय करता है फिर भी उसे घर ले जाएगा। ये एक हथियार था जो उसने डंजियन में उठाया था और ये शायद किसी पुराने एडवेंचरर की निशानी है जिसे डेथ ईटर ने कोर नष्ट होने से पहले मार डाला था। वो तय करते हैं जो भी कीमती लगे वो सब उठा लेंगे। अचानक डेथ ईटर की आत्मा की राख हवा में तैरने लगती है, एक खूबसूरत नजारा बनाते हुए। थोड़ी देर बाद दोनों सुरक्षित डंजियन से बाहर निकलते हैं और मिया उसे गायब होते देखकर हैरान रह जाती है। वो खुश है, ये उसका पहला अनुभव था, खासकर इसलिए क्योंकि उसे वहां से इतना सामान मिला। थॉर कहता है उन्हें कैपिटल लौटने से पहले थोड़ा आराम करना चाहिए और नोटिस करता है कि रैना पहले ही जा चुकी है। मेज को चिंता होती है कि उसे अच्छे नतीजे नहीं मिले, जिससे मिया उसके चेहरे पर तकलीफ नोटिस करती है और सोचती है ये उसकी गलती है। फिर नाइट माफी मांगती है इतनी बेकार होने के लिए, अपनी काबिलियत की कमी से शर्मिंदा और ये महसूस करते हुए कि वो रॉयल गार्ड में रहने लायक नहीं। दूसरी तरफ प्रोटैगनिस्ट को नहीं लगता कि वो उसके बिना डेथ ईटर को हरा पाते। जब मिया इस तारीफ से भावुक हो जाती है, थॉर नोटिस करता है कि कोई करीब आ रहा है। वेलगार की अगुवाई में सैनिक खदानों तक पहुंचते हैं और सबको राहत मिलती है ये देखकर कि रूकी सुरक्षित। लड़की अपनी कमियां मानती है और मेहनत करने का वादा करती है, लेकिन वेलगार कहता है वो पहले ही काफी अच्छा कर चुकी, भले ही डंजियन कोर नष्ट करने का क्रेडिट उसे मिले। थॉर साफ कर देता है कि उसने बस मिया की मदद की। तो नाइट बोल्डेस्ट से कहता है कि उसकी कहानी उस नौसिखिए की कहानी से अलग है जो उसने अभी बताई। बुलिस हैरान रह जाता है कि लड़की अभी भी जिंदा है और थॉर को याद आता है कि वो आदमी थोड़ी देर पहले बैटल के बीच में भाग गया था। ये कमेंट उसे और गुस्सा दिलाता है क्योंकि बुलिस ने मिया पर स्क्वाड छोड़कर भागने का इल्जाम लगाया था। नाइट खुद को समझाने की कोशिश करता है, उस पर डंजियन से लूट चुराकर पैसे कमाने का इल्जाम लगाते हुए, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वो कहता है क्योंकि बाकी नाइट्स ने पहले ही वेलगार को सच बता दिया था, तो वो अपनी कैप्टन की पावर इस्तेमाल करके बोल्डेस्ट को रॉयल गार्ड
से निकाल देता है। इसके अलावा नाइट थॉर की मदद के लिए शुक्रिया अदा करता है और झुककर सलाम करता है, जिससे प्रोटोगोनिस्ट घबरा जाता है। वेलगार्ड जानता है कि इन मसलों को सुलझाना उसकी जिम्मेदारी थी, बतौर कैप्टन, न कि कोर्ट मेज की, क्योंकि वो खुद को बहुत ज्यादा दोष दे रहा था। प्रोटोगोनिस्ट एक अनुरोध करके बात सुलझाने का फैसला करता है। मेज गार्ड को डंजियन से मिला सामान गिल्ड तक ले जाने देता है। थॉर को जॉब के लिए इनाम या पैसे की कोई परवाह नहीं थी, जिससे वेलगार्ड शॉक्ड होकर हंस पड़ता है दिल से। प्रोटोगोनिस्ट सिर्फ नाइट्स और मेजेस के बीच एक अच्छा रिश्ता बनाए रखना चाहता था। शहर लौटने के लिए गाड़ी के बजाय वो पैदल जाना पसंद करता है और लड़की उसके साथ आती है, बुलिस के साथ सफर करने के आइडिया से नफरत करते हुए। साथ ही फीमेल नाइट इस मौके का फायदा उठाकर थॉर से सपोर्ट मैजिक सिखाने की गुजारिश करती है। वो जानती थी प्रोटोगोनिस्ट बहुत व्यस्त है, लेकिन वो और ताकतवर बनना चाहती थी। अचानक थॉर खुशी के आंसू बहाने लगता है, उसे सिखाने के लिए पूरी तरह तैयार होते हुए। अगर मिया मैजिक सीख ले तो उसे कभी लोगों के रूखे बर्ताव से फ्रस्ट्रेट नहीं होना पड़ेगा। ये कमेंट उसे बोल्डा की कही बात याद दिलाता है और भले ही उसे बुरा नहीं लगा, उसने इसे जाने देने का फैसला किया क्योंकि थॉर इतना उत्साहित था। इसी बीच लूना एक जंगल में खो जाती है, लेकिन मदद मांगने से इनकार कर देती है। उस रात थॉर, रैना और मिया साथ खाना खाने और सुकून पाने बाहर जाते हैं। ये तब हुआ जब वो रॉयल कैपिटल पहुंचे ही थे। फीमेल नाइट प्रोटोगोनिस्ट को डिनर पर बुलाती है, ये बहाना बनाते हुए कि उसे कोई अच्छी जगह नहीं पता, लेकिन थॉर भी अभी अभी शहर आया था। फिर अचानक रैना आ जाती है और उन्हें एक अच्छे रेस्टोरेंट ले जाने का फैसला करती है। खाना खाते वक्त असिस्टेंट शिकायत करती है कि उसे प्रोटोगोनिस्ट को तलवार से लड़ते देखने का मौका नहीं मिला। थॉर मुख्य टॉपिक नहीं बनना चाहता था, तो वो कहता है मिया सपोर्ट मैजिक सीखना चाहती है। इस पर फीमेल नाइट खुलासा करती है कि नाइट्स आमतौर पर मैजिक इस्तेमाल करने को कम आंकते हैं, क्योंकि ये शिवलरी की भावना के खिलाफ है। मेज पर सब सहमत होते हैं कि सपोर्ट के सहारे ताकतवर बनने पर किसी को आलसी कहना बेवकूफी है। बातचीत के दौरान प्रोटोगोनिस्ट को लगता है टेबल का माहौल कुछ नॉस्टैल्जिक सा है। डिनर के बाद तीनों सड़कों पर घूमते हुए एलन की एक मूर्ति के पास से गुजरते हैं। मिया मौका पाकर थॉर से पूछती हैं कि जीते जी हीरो कैसा था। बात टालते हुए प्रोटोगोनिस्ट कहता है लीजेंड्स में जो कहा गया उससे ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन रैना जानती है कि मेज हमेशा अतीत के बारे में डिटेल्स देने से इनकार करता है, खासकर इसलिए क्योंकि उसे शक है कि एलन एक अच्छा इंसान नहीं था। थॉर को टीम से निकालने के बाद प्रिंसेस उसकी प्राइवेसी में दखल नहीं देना चाहती थी, लेकिन उसे लगता है उसका पुराना टीचर बहुत गिल्टी महसूस करता होगा। अगली सुबह थॉर को अपने कमरे में डेथ हीटर हराने के इनाम के तौर पर ढेर सारा सामान मिलता है। भले ही नाइट्स ने डंजियन साफ करने का क्रेडिट लिया, वेलगार्ड ने जोर दिया कि प्रोटोगोनिस्ट को कम से कम कोई इनाम जरूर मिले। भले ही ये एक अच्छी बात थी, मेज को समझ नहीं आता इतने पैसों का क्या करे, और रैना सुझाव देती है उन सामानों से नया गियर बनाया जाए। डेथ हीटर का क्लोक बहुत काम आ सकता था अगर वो उसे इस्तेमाल कर पाए। तो दोनों इक्विपमेंट शॉप जाने का फैसला करते हैं। जल्दी ही उन्हें पता चलता है कि वो क्लोक को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन डंजियन बॉस के हंसिये से नई तलवार बना पाना मुश्किल है। ये एक खास तरह के लोहे से बना था जिसे इंसान प्रोसेस नहीं कर सकते, और कैपिटल की भट्टी में इतनी गर्मी भी हासिल नहीं की जा सकती थी। तो प्रोटोगोनिस्ट सोचता है अगर इतनी आग चाहिए तो वो मदद कर सकता है। वो वर्कशॉप में जाने की इजाजत मांगता है और अपने आइडिया को अमल में लाता है। थॉर हंसिये की मना रेसिस्टेंस कमजोर करने वाला था, ताकि वो मैजिक फायर से लोहा पिघला सकें, और वो भट्टी की आग को सील करके गर्मी को स्टेडी रखने वाला था। सबकी हैरानी के बीच मेज हंसिये को गर्म करने में कामयाब हो जाता है, जिससे टीम कुछ नया बनाने पर काम कर पाती है। कारीगर इतनी ज्यादा लोहे की वजह से 2 नई तलवारें बनाता है, एक थॉर के लिए और दूसरी रैना के लिए, भले ही वो दोनों मेज थे। सिर्फ असिस्टेंट ही असली स्वॉर्ड्स वुमन थी, जबकि प्रोटोगोनिस्ट अपनी तलवार सेल्फ डिफेंस के लिए रखेगा। इसके अलावा उस आदमी के पास मैजिक रेसिस्टेंट क्लोक भी था, जो उसे और ताकतवर बना देता है। जैसे ही वो वर्कशॉप से निकलते हैं, रैना कहती है उसे बुरा लगता है कि उसे डेथ हीटर के सामान से नई चीजें मिल रही हैं बिना फाइट में हिस्सा लिए। प्रोटोगोनिस्ट उसे हमेशा उसकी मदद करने के लिए इनाम देना चाहता था, और ये बात लड़की को थोड़ा हंसा देती है। आखिर में दोनों डिनर पर जाकर बचा हुआ दिन एंजॉय करने का फैसला करते हैं। एक और दिन दोनों काम ढूंढने निकले और पाया कि कई काम उपलब्ध हैं। थॉर ने सुना था कि लूना हाल ही में काफी काम ले रही है और सोचा शायद वो अभी फ्री हो, लेकिन जल्दी ही कुछ लोगों ने बताया कि लड़की 3 दिन से अपने पिछले मिशन से लौटी ही। टास्क था कार्गो फॉरेस्ट में एक बड़े मॉन्स्टर की जांच करना, एक ऐसी जगह जहां रास्ता भटकना आसान था। कुछ मानते हैं शायद लूना अपना आपा खोकर पूरी जगह जलाकर लौटे, लेकिन प्रोटोगोनिस्ट फिर भी उसे ढूंढने का फैसला करता है। रैना उसका साथ देती है क्योंकि थॉर हमेशा इतना दयालु और दूसरों की चिंता करने वाला था। जंगल में कई जिंदा जीव थे और कोई भी नॉर्मल इंसान वहां मॉन्स्टर हंट की वजह से नहीं जाता था। थॉर सोचता है अगर रास्ते में कोई रुकावट ना आए तो खोई हुई मेज को ढूंढना आसान होगा। पास के एक पेड़ में दोनों को लूना का छोड़ा हुआ एक
मैजिक निशान मिलता है। वो उसके ट्रेल को फॉलो करने का फैसला करते हैं, सपोर्ट मैजिक से जंगल को जल्दी पार करते हुए। प्रोटोगोनिस्ट खुश है ये देखकर कि रैना उसकी सिखाई बातों को इतनी माहिरता से इस्तेमाल कर रही है। आखिरकार मैजिक के निशान खत्म हो जाते हैं और उन्हें एक बैटलफील्ड के अवशेष मिलते हैं। पास के पेड़ जले हुए थे और खून के निशान एक और ट्रेल बनाते हैं जिसे वो फॉलो करने का फैसला करते हैं। जांच करते वक्त प्रोटोगोनिस्ट सोचता है शायद घायल मॉन्स्टर भागते वक्त अपने साथियों को मदद के लिए बुला लाया हो। उस सूरत में मेजिस इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि लूना हंट के बीच अंधेरे जंगल में रास्ता भटक गई। थॉर को कोई फुटप्रिंट नहीं मिलते और वो तय करता है मना छोड़कर उसे ढूंढेगा। लूना एक तजुर्बेकार मेज थी तो वो इंसानी मना पहचान कर मदद मांगते हुए जवाब देगी। रैना का काम होगा किसी भी मॉन्स्टर को खींच कर गिराना। फ्लैशी पावर से आकर्षित होकर जैसे ही प्रोटोगोनिस्ट मना छोड़ने में कामयाब होता है, दोनों जंगल के किनारे दौड़ते हैं और लूना को ढूंढ लेते हैं। लड़की उन्हें देखकर घबरा जाती है और चिल्लाती है, पूछते हुए वो वहां क्यों है, लेकिन अपनी चोट के दर्द से वो शिकायत करना बंद कर देती है। थॉर करीब आकर देखता है क्या वो चोटिल है और समझ जाता है कि लड़की को असल में मशरूम खाने से पेट में दर्द हो रहा है, तो वो मैजिक से उसे ठीक करता है जिससे लूना शर्मिंदा और शुक्रगुजार महसूस करती है। इससे पहले कि वो पूछ पाए कि वो दोनों वहां क्यों हैं, मेज आसमान में कुछ देखकर चीख पड़ती है। जब वो ऊपर देखते हैं उन्हें उड़ते हुए ड्रैगन्स दिखते हैं। इन्हें सबसे खतरनाक जीव माना जाता था क्योंकि ये हर चीज को राख में बदल देते हैं। रैना पूछती है क्या ये वही मॉन्स्टर है जिसका लूना पहले शिकार कर रही थी, और वो कहती है नहीं, क्योंकि ये अकेले किसी एक मेज से हराया नहीं जा सकता था। वो छिपकली जिसका मेज पीछा कर रही थी अचानक अटैक के लिए सामने आती है और रैना जल्दी से तलवार से उसे गिरा देती है। दिक्कत ये है कि उसे रीइंफोर्समेंट मिल गए हैं तो ग्रुप हर तरफ से दबाव में आ जाता है। लूना गिल्टी महसूस करती है उन्हें खतरे में डालने की और उनसे भागने को कहती है जबकि वो खुद डिस्ट्रैक्शन बनाए।